नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 5 पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पाठ 5 जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। पहला बिंदु, सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। दूसरा, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं। तीसरा, उपयोगी सूक्ष्मजीव, हानिकारक सूक्ष्मजीव और इनके प्रभाव एवं बचाव। आखिरी बिंदु, सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियों, उनके कारण, संक्रमण के तरीके एवं उनसे बचाव, टीकाकरण और एड्स। एड्स एक प्रकार की बीमारी है। तो हमको ये सब चीज़ें इस पाठ में पढ़नी है। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे जीव जंतु देखे होंगे, कई प्रकार के, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गया, बकरी हो गई। तो ये सारे जंतु हैं जो हम अपने आसपास अक्सर अक्सर देखते हैं। अब ऐसे ही कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। मतलब वो इतने, जैसे कीड़े मकोड़े आप लोगों ने देखे होंगे, छोटे छोटे, जैसे भुनगा हो, कहते हैं ना, भुनगा एक तरह का कीड़ा होता है। तो वो छोटा सा होता है लेकिन वो हमको दिखाई देता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम देख ही नहीं पाते। इसलिए उन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ अक्सर हमको देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर कहा जाए तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, अक्सर हर जगह। जैसे अब आपने अक्सर देखा होगा कि जो जैसे वर्षा ऋतु में जब नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तो क्या देखते हैं हम, तब इसकी सतह पर काले सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। देखा होगा आपने ना कि रोटी हो गए या कूड़ा करकट जब कहीं सड़ता है तो उस पे कुछ ना कुछ अलग तरह के काले या सफ़ेद रंग के कुछ धब्बे आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव ही होते हैं। ये बहुत सारे सूक्ष्म जीव मिलके इकट्ठा होते हैं तब जाके ये हमको दिखाई पड़ते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखने पर काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। जब इनको हम हैंड लेंस होता है ना, वो आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का एक लेंस होता है, ऐसे गोल सा होता है, उसमें एक डंडी ऐसे लगी होती है। फिर उस डंडी को पकड़ के हम देखते हैं। ठीक, इसको बोलता है हैंड लेंस या सूक्ष्म दर्शी कहते हैं एक तरह से। ये सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है इसे। एक सूक्ष्मदर्शी भी कई तरह के होते हैं, तो ये भी एक तरह का सूक्ष्मदर्शी है जो बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा देता है। तो ये हो गए सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो हम अपनी सामान्य आँखों से ना देख सकें, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये चित्र देखिए, चित्र दिया है ना यार, ये गोले में चित्र बना है पूरा। देखिए, इसमें एक जीव होता है सूक्ष्म जीव में जो कवक होता है, एक होता है जीवाणु, एक होता है शैवाल, विषाणु और प्रोटोजोआ। ये सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ये सारे आते हैं। कवक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, जीवाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। कवक मतलब आप, कवक को हम इंग्लिश में फंगस कहते हैं। ठीक, जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहते हैं। जो शैवाल है, शैवाल को हम एल्गी कहते हैं। विषाणु को
वायरस कहते हैं और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआई कहते हैं। तो देखिए इसमें एक क्रियाकलाप दिया है कि सूक्ष्म जीव को हम कैसे पैदा कर सकते हैं। देखिए ये लिखा है सूक्ष्म जीव, यहाँ पे पहला बिंदु देखिए, पहला पॉइंट जो लिखा है, रोटी या ब्रेड के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर पानी छिड़क कर नम कीजिए, मतलब उस पर थोड़ा सा हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। फिर क्या करेंगे, इस टुकड़े को किसी डिब्बी में बंद करके 4-5 दिनों के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे डिब्बे को बार बार खोलना नहीं है, मतलब एक बार उसको डिब्बे को बंद कर देंगे तो फिर उसको खोलेंगे नहीं 4-5 दिन तक। फिर क्या करेंगे, 4-5 दिनों के बाद टुकड़े पर उग आई रचनाओं को हैंड लेंस की सहायता से अवलोकन कीजिए और अपने अनुभवों की चर्चा कीजिए। तो ये हो गए सूक्ष्मजीव, इस तरह भी हम देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये देखिए जो सूक्ष्मजीव, ये अभी आपकी रोटी या ब्रेड पे आपने ऊपर पढ़ा है कि रोटी या ब्रेड पे जो सूक्ष्मजीव आते हैं वो क्या होता है, आँखों से इनको नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, सूक्ष्मजीवों के बारे में यह धारणा बनी है कि ये केवल बीमारी ही फैलाते हैं। हम लोग को क्या पता है, हम लोग अक्सर यही जानते हैं ना, सूक्ष्मजीव का मतलब बैक्टीरिया या वायरस ऐसे ही जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि इनसे क्या बीमारी ही फैलती है। तो ये जो धारणा बनी है इसमें ये पूरी तरह सत्य नहीं है। क्या है, सूक्ष्मजीव जो होते हैं उनमें से कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो आगे इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के कौन से सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभकारी हैं या कौन कौन से हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। चलिए अब देखिए सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति। अगला बिंदु क्या है, सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति। देखिए सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर ही बताया ना, सूक्ष्मजीव लगभग सब जगह पाए जाते हैं। अब ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर भी पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। मृतोपजीवी का मतलब जो मृत, ऐसे सूक्ष्मजीव जो चीज़ें मृत हो जाती हैं उनके ऊपर जीवित रहते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जानवरों के शरीर पे कुछ छोटे छोटे कीड़े पनपते हैं या पलते हैं, उन्हीं के शरीर में पाए जाते हैं। तो ये तो कीड़े हमको दिखाई देते हैं, ऐसे ही कुछ बहुत सूक्ष्म जीव भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो दूसरे जंतुओं के शरीर पे रहकर अपनी जीविका चलाते हैं। इसीलिए इनको परजीवी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए उदाहरण दिया है, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये क्या है, ये मनुष्य की आंत में परजीवी होता है तथा पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। अब देखिए क्या है, एक प्रकार का परजीवी है ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक प्रकार का परजीवी है
और मनुष्य के शरीर में ये पेचिश नामक रोग को उत्पन्न करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए आप लोग। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पेचिश रोग उत्पन्न करता है, मनुष्य के आंत में परजीवी होता है। ठीक, आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है और इसी के कारण पेचिश रोग होता है। आगे देखते हैं अगला उदाहरण। इसी प्रकार नींबू के पौधों पर जैंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु कैंकर मतलब वही कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। ठीक, ये जो नींबू के जो पौधे होते हैं उनमें ये कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। इस जीवाणु का नाम क्या है? जैंथोमोनास साइट्री। ये नाम भी आप लोग याद करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने नाम आते जाएंगे इस पाठ में वो सब याद करने ज़रूरी हैं, उन सबको आप लोग याद करेंगे और ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला बिंदु, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा जाता है। पहला, जीवाणु, जीवाणु को ही इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा, विषाणु, विषाणु को वायरस कहते हैं। देखिए, वी से विषाणु, वी से वायरस, ये इंग्लिश में नाम याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, वी से विषाणु, वी से वायरस। चलिए, तीसरा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं। कवक, कवक को फंगस कहते हैं और शैवाल को एल्गी कहते हैं। अब जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। देखिए, ये क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब देखिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो तरह के जीव पाए जाते हैं। एक कोशिकीय का मतलब जो जीव सिर्फ जिस जीव के अंदर सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका का एक चित्र है, इस तरह की कोई कोशिका है, तो अब एक कोशिकीय का मतलब सिर्फ यही कोशिका उस जीव के अंदर है, और बहुकोशिकीय का मतलब कि उसके अंदर इस तरह की कई सारी कोशिका पाई जाती है। ऐसे ऐसे कई सारी, मतलब एक से ज़्यादा कोशिका अगर पाई जाती है तो वो बहुकोशिकीय में आ जाएगा। ठीक, अगर एक कोशिका है तो वो सिर्फ उसके पास सिर्फ एक ही कोशिका होगी, तो ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकृति आकार वाले होते हैं। मतलब इन सब आकार के ये जो बैक्टीरिया होते हैं इन सब आकार के पाए जाते हैं। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक, देखिए क्या होता है, ये एक तरह की मान लीजिए कोशिका है, किसी भी जीव की एक कोशिका है। मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया है उसकी कोशिका है। अब बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है तो इसका मतलब ये एक ही कोशिका है उसके पास। इस ज़्यादातर जीवों के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ये ऐसे। लेकिन यही न्यूक्लियस जो है ये इसके अंदर, जीवाणु के अंदर ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मतलब ये जीवाणु की जो कोशिका होती है वो सिर्फ ऐसे ही होती है, एक कोशिकीय जीव होता है, ऐसे ही रहती है, बीच में न्यूक्लियस नहीं होता या केंद्रक नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्तिका होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। मतलब ये कोशिका है मान लीजिए, तो कोशिका के चारों ओर एक तरह का ऐसे आवरण बना लेगी, एक मजबूत आवरण होगा जिसे कैप्सूल कहते हैं। ठीक, कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे अब कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी संरचना में कई सारे धागे जैसे ऐसे ऐसे संरचनाएं होती हैं। ठीक, जिसे कशाभिका कहते हैं।
जो ये रेशेदार संरचनाएं होती हैं ऐसे ऐसे, इसको कशाभिका कहते हैं। कशाभिका के द्वारा जीवाणु गति करते हैं। इनका इस्तेमाल किस में होता है? गति करने के लिए, आगे पीछे बढ़ने के लिए। ठीक। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती है। प्रजनन क्रिया का मतलब ये अपने जैसे और भी जीवाणुओं को पैदा करते हैं। ठीक। अगर ये अनुकूल परिस्थिति में ये बैक्टीरिया आ गए तो अपने जैसे बहुत सारे जीवाणुओं को बहुत तेजी से पैदा करते हैं। चलिए, साइनोबैक्टीरिया, देखिए इसको, इसी को कहते हैं नील हरित शैवाल। देखिए अब यहाँ पे तो शैवाल लिखा है, ये लिखा है ना नील हरित शैवाल। देखिए क्या है कि नील हरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, लेकिन बाद में इसे जीवाणु के समूह में रखा जाने लगा, इसीलिए इसका नाम साइनोबैक्टीरिया कर दिया गया। पहले नील हरित शैवाल था, बाद में साइनोबैक्टीरिया कर दिया गया। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इसका रंग नीला हरा होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखिए, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। ये लिखा ना, देखिए दूसरे शब्दों में ये स्वपोषी होते हैं। परपोषी या उन्हें कहते हैं, परपोषी जीव वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर हों अपने भोजन के लिए। स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकें। और ऐसे ही एक होता है सहपोषी। सहपोषी में क्या होता है? उसमें दो जीव होते हैं जो आपस में एक दूसरे से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को शेयर करते हैं, बांटते हैं। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। जो इनके जो आवरण होता है इनके चारों ओर, इनकी कोशिका के चारों ओर, उसको क्या कहते हैं? श्लेष्मा। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट ये होता है। देखिए नाम याद कर लीजिए, साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करते हैं वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यानी नील हरित शैवाल जो होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे उर्वरता बढ़ती है। और उर्वरता जब बढ़ेगी तो ये हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और इसीलिए साइनोबैक्टीरिया भी हमारे लिए उपयोगी है। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखिए, स्पाइरुलिना नाम का जो साइनोबैक्टीरिया है इसका उपयोग हम भोजन में भी करते हैं। तो ये थे बैक्टीरिया। अब आगे हम पढ़ेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु मतलब वायरस, जिसको हम वायरस भी कहते हैं। वी से विषाणु, वी से वायरस। चलिए देखिए, सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। मतलब जितने भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनमें जो विषाणु प्रजाति होती है जीवों की, सूक्ष्म जीवों की, वो सबसे सूक्ष्म होते हैं। मतलब ये सबसे छोटे होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं। पूर्ण परजीवी का मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए ये दूसरे पर ही निर्भर होते हैं पूरी तरह से। ठीक। पूर्णतः ये दूसरे पर ही निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, इसीलिए इन्हें पूर्ण परजीवी कहते हैं।
और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। देखिए, विषाणु को हम ना सजीव कह सकते हैं ना निर्जीव कह सकते हैं। सजीव निर्जीव पता है ना हम लोग को। तो विषाणु जो होता है वो ना तो सजीव में आता है ना निर्जीव में आता है। विषाणु एक तरह से मान लीजिए ये एक तरह से अजर अमर है। ये तब तक निर्जीव है जब तक ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं आता। ठीक, जैसे ही विषाणु किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है ये सजीव हो जाता है और अपना प्रजनन और अपना विकास करने लगता है। जैसे अब हम आज के माहौल में देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 कहते हैं ना, कोविड-19 फैला हुआ है। तो कोविड-19 में जो वायरस है ये क्या करता है, ये दूसरे के शरीर में जाता है और उसके शरीर को कमज़ोर करने लगता है। यही तो कर रहा है वो। जैसे ही दूसरे के शरीर में प्रवेश किसी मानव के शरीर में प्रवेश कर रहा है वो उस मानव के शरीर को कमज़ोर कर रहा है, कई सारी बीमारियां उसे प्रदान कर रहा है। जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, जब कोरोना वायरस किसी को होता है, किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है, बुखार आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसी परेशानियां होने लगती हैं। इसका मतलब जो वायरस है वो वहाँ पे बहुत तेज़ी से अपनी मात्रा बढ़ा रहा है और उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो सामने आने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। देखिए, चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये जितने भी रोग होते हैं ये वायरस के कारण ही होते हैं। विषाणु की खोज दमित्री इवानोव्स्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में किया था। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, मतलब ना सजीव होते हैं ना निर्जीव होते हैं, वो बीच की कड़ी में आ जाते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला सूक्ष्मजीव की प्रजाति प्रोटोजोआ। दो प्रजाति हम पढ़ चुके। एक हमने पढ़ा क्या, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा विषाणु जिसको वायरस कहते हैं। अब तीसरी प्रजाति सूक्ष्मजीव की हम पढ़ेंगे जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी प्रोटोजोआ ही कहते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ भी सूक्ष्मजीव का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर पर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी रूप में पाए जाते हैं। मतलब प्रोटोजोआ होता है वो स्वतंत्र रूप से भी रह लेता है और परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ये इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद और पैरामीशियम में सीलिया आदि। देखिए, अब अमीबा और पैरामीशियम ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। कई बार इस संघ के कुछ जीव जंतु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये नाम हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो मानव के आंत में पाया जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है और जिसके कारण मानव में पेचिस नामक रोग उत्पन्न होता है, पैदा होता है। और दूसरा देखिए
प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। अब प्लाज्मोडियम जो होता है ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो मनुष्य में मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। अब जो सूक्ष्म जीव की आखिरी प्रजाति है उसके बारे में देखते हैं। आखिरी प्रजाति हमारी है कवक। नहीं, आखिरी नहीं है, अभी इसके बाद है सेकंड लास्ट। ठीक, जो कवक है ये सेकंड लास्ट प्रजाति है जिसको फंगस कहते हैं या फफूद। देखिए, कवक को फफूद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाले छातेनुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। ठीक, बरसात में अक्सर देखते हैं ना, वो पेड़ गिरे होते हैं कहीं, तो उन पेड़ों पे ऐसे छत्ते जैसा आकृति देखा होगा, संरचना उगी हुई देखे होंगे आप। वाइट कलर का होता है या ऐसे थोड़ा वाइट ब्राउनिश होता है, सफ़ेद भूरा कलर का, उस कुकुरमुत्ता कहते हैं उसको। वो क्या है? वो एक प्रकार का कवक है, यानी फंगस है। रोटी पे जो लगता है, रोटी से जब सड़ने लगती है रोटी, ब्रेड, तो कहते हैं ना फफूंद लग गया, तो वो एक प्रकार का कवक होता है। कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। अब देखिए, जो कवक तंतु होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए, एक कोशिका होगी तो एक केंद्रक, और बहुकोशिका है तो उससे ज़्यादा भी केंद्रक होंगे। ठीक, यानी कह सकते हैं कि कवक की कोशिका में एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं उसमें, जो कवक की कोशिकाएं होती हैं उनमें एक केंद्रक भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा केंद्रक भी हो सकते हैं। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में तथा पेंसिलियम नामक कवक से पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। ठीक, अब देखिए, जो मशरूम हम खाते हैं वो एक तरह का क्या है? कवक है। और मशरूम की सब्जी हम खाते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक चीज़ है। और पेनिसिलियम ये एक प्रकार का कवक है जिससे पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है, तो ये भी हमारे लिए लाभदायक है। पक्सिनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। अब ये हमारे लिए हानिकारक है। देखिए, पक्सिनिया नामक जो कवक है, अब देखिए इसमें 2-3 नाम है, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप। मशरूम तो भोजन के लिए हो गया। ये पेनिसिलियम जो है ये काम आता है कहाँ? पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाने में। पक्सिनिया नामक जो कवक है ये क्या करता है? गेहूं में रोग उत्पन्न करता है, तो इसका नाम भी जरूर याद करेंगे। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है। आपने सुना होगा ना, दांत खाज खुजली हो जाता है, तो वो जो दाद होता है वो एक तरह का कवक के द्वारा उत्पन्न की गई बीमारी होती है। कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। इस प्रकार बहुत सारे जीवाणु पेंसिलियम नामक इस कवक द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेंसिलिन नामक औषधि का निर्माण हुआ। ठीक, अब हमको याद करना है कि जो पेंसिलिन है, पेंसिलिन नामक दवा बनाई गई
ये किस कवक से बना? पेंसिलियम नामक कवक से बना। किस तरह की दवाई बनी? उस दवाई का नाम पेंसिलिन है। ये क्या करता है? प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका बस ऐसे लिख लीजिए, पेंसिलिन का पी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग का एफ, पी एफ करके याद कर लीजिए। पी से पेंसिलिन, एफ से फ्लेमिंग, मतलब पेंसिलिन फ्लेमिंग। ठीक, ऐसे ही कुछ बना के आप लोग याद कर लेंगे तो आसानी होगी याद करने में। चलिए अब आते हैं सूक्ष्म जीवों की आखिरी प्रजाति पे, जिसको शैवाल कहते हैं या अलगी कहते हैं। देखिए, शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ठीक, इन्हें काई भी कहा जाता है। जो काई होता है ना, देखते ना काई लगा होता है, काई लगने से जब उस पे चलो तो पैर फिसलता भी बहुत ज़्यादा है, तो उसी काई को कह रहा है। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एवं डायटम्स एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। अब जो शैवाल होते हैं, अलगी होते हैं, वो भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब दोनों तरह के ये पाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें इसमें जो एक मेन बिंदु ये है, देखिए, जो शैवाल होते हैं, इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। जीवाणुओं की तुलना में इनमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है, मतलब इनके जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक निश्चित पाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जो होंगे वो निश्चित होंगे। ठीक, शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती हैं। देखिए, इससे भी जो ये नाम याद कर लीजिए, क्लोरेला नामक जो शैवाल होते हैं, उससे क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। सेफ्ल्यूरोस वायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। यानी ये शैवाल है, ये हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि ये चाय की जो फसल है उसमें रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाला डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वर्निश एवं पेंट बनाने में होता है। और जो डायटम्स होता है वो टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट, वर्निश और पेंट बनाने में इन शैवालों का उपयोग होता है। यानी ये हमारे लिए लाभदायक है। ये है ना डायटम्स। चलिए, अब ये हो गए 5 प्रकार के आपके सूक्ष्म जीवों की प्रजाति। अब देखिए, आगे पढ़ेंगे अगला बिंदु, उपयोगी सूक्ष्मजीव एवं उनके प्रभाव। अब देखिए, उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं। अगर सामान्यतः हम देखें तो हम देखते हैं कि दूध से हम लोग दही बनाते हैं। ठीक, दूध से दही बनाते हैं और दही हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। दही हम खाने के लिए ही तो बनाते हैं, दही हम खाते हैं, यानी हमारे लिए एक तरह का खाना है। लेकिन जो दूध से दही बनता है वो एक बैक्टीरिया से बनता है, जीवाणु से बनता है। कौन सा जीवाणु होता है? देखिए, यहाँ लिखा है, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक होता है। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। और इसी के कारण दही में जो एसिड पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड होता है। देखिए, पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में यीस्ट नामक फफूंद का उपयोग होता है। ठीक, अब जो ब्रेड बनता है हमारा, वो क्या होता है? ब्रेड फफूंद से बनता है। और किस प्रकार का फफूंद होता है? यीस्ट होता है। यानी
जो यीस्ट है वो एक प्रकार का फफूद है। फफूद मतलब अब यहाँ ऊपर फफूद क्या हो गया, कवक हो गया। फफूद को कवक कहते हैं ना, या कवक को फफूद ही कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, प्रतिजैविक दवाएं, अब जो ये एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं इन्हीं से बनाई जाती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। देखिए, प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल ऐसे ही उन रोगों के लिए किया जाता है जो रोग सूक्ष्म जीवों से होते हैं, जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार के लिए हम प्रतिजैविक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिजैविक दवाएं कैसे बनती हैं? एक प्रकार का फफूद होता है, उसी से जो होता है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाते हैं हम। ये एक प्रकार का क्या है, प्रतिजैविक दवा ही है ना, पेनिसिलिन, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तथा क्लोरेलिन शैवाल से बनाई जाती है। देखिए, एक अभी ऊपर आपने पढ़ा, क्लोरेलिन शैवाल से भी एक प्रकार का प्रतिजैविक बनाया जाता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन से भी प्रतिजैविक बनाया जाता है। जो पेनिसिलिन दवा है क्या प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गए, ये हमारे लिए लाभकारी इसलिए हैं क्योंकि इनसे हम प्रतिजैविक दवाएं भी बनाते हैं। चलिए, अब दूसरा देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या होता है, जो हमारी उर्वरता है वो बढ़ती है। देखिए, अपने खेत में लगे चने, मटर, अरहर के पौधों को जड़ सहित उखाड़िए। इस बात का ध्यान रखें कि उखाड़ते समय जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। पौधों की जड़ों को धोकर अवलोकन करें, यानी देखेंगे कि इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। ये इस तरह की, देखिए ऐसे गोल गोल सी गांठें हैं ना, ये गांठें बनी हैं ऐसे। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जो गांठें होती हैं इनमें राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। ये जो होता है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और ये नाइट्रेट और नाइट्राइट बना देते हैं, जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते रहते हैं। इस प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टाक, एनाबीना, साइटोनीमा, आसिलेटोरिया का उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो ये सारे जो हमारे सूक्ष्मजीव हैं ये हमारे लिए लाभकारी होते हैं। ये होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। आगे देखते हैं अगला बिंदु, सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। देखिए, सूक्ष्मजीव की ये एक बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका है, अपघटन करना। अपघटन क्या होता है? अपघटन का मतलब उनको अलग अलग भागों में विभाजित करके पृथ्वी में मिला देना, उसी को अपघटन कहते हैं। देखिए, कुछ सूक्ष्मजीव पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पर पलते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कुछ सूक्ष्मजीव परजीवी होते हैं और मृतजीवी भी होते हैं। मृतोपजीवी कहते हैं ना, जो मृत शरीर पे जिंदा रहें। वे यहाँ वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं।
इससे पौधों एवं जंतुओं का मृत शरीर सड़कर नष्ट हो जाता है। कोई चीज़ें क्यों सड़ती हैं? क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये उसको अपघटित करते हैं और वो धीरे धीरे सड़ने लगती हैं और अंततः मृत शरीर के तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। कोई चीज़ सड़ते सड़ते क्या होता है, सड़ते सड़ते धीरे धीरे एकदम मिट्टी में मिलके गायब हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई जानवर कहीं मरा होता है तो उसका शरीर फूल जाता है, उसमें कई सारे कीटाणु जीवाणु घूमने लगते हैं और वो अगर वहीं पड़ा रह गया तो धीरे धीरे वहाँ से पड़े पड़े एकदम किसी दिन गायब भी हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये जो जीवाणु विषाणु ये सब जो सूक्ष्म जीव हैं ये उसको धीरे धीरे खाते रहते हैं। ठीक, और वो जो सारी चीज़ें उसमें से अलग होती रहती हैं और पृथ्वी में मिलती रहती हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मृदा में उपयोगी पोषक तत्व संचित करते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। देखिए, यदि मृत पौधे एवं जंतुओं के शरीर का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एवं फफूंद जो अपघटन का मुख्य कार्य करते हैं, अपघटन में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, वो होते हैं जीवाणु एवं फफूंद, न होते तो क्या होता? ऐसी अवस्था में सभी मृत पौधों एवं जंतुओं का शरीर वातावरण में पड़ा रहता और इनका अपघटन या सड़ते अपघटन नहीं होता और ना ही खनिज पदार्थ पुनः चक्रण होता, खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होता। मतलब शरीर में मृत शरीर में जो खनिज पदार्थ थे वो ये जीवाणु और फफूंद उनका अपघटन करती हैं और वो खनिज पदार्थ फिर से पृथ्वी में मिल जाते हैं। इसीलिए ये सूक्ष्मजीव हमारे लिए आवश्यक है अपघटन में भी। अगला देखते हैं भोजन के रूप में। देखिए, भोजन के रूप में आपने देखा अभी यीस्ट का उपयोग करके हम जो यीस्ट होता है उसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है और यीस्ट का उपयोग से हम क्या बनाते हैं, यीस्ट के उपयोग से हम बनाते हैं ब्रेड टोस्ट, ये सब क्या होता है यीस्ट के उपयोग से बनते हैं ना। तो हमारे लिए ये भोजन में भी उपयोगी हैं। अब जैसे देख लीजिए वो मशरूम हो गया, मशरूम भी हमारे लिए भोजन में उपयोगी है। तो क्या है, ये हमारे लिए भोजन में भी बहुत उपयोगी हैं, इनसे हमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा भी मिल जाती है। तो ये इस प्रकार ये हमारे लिए भोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अगला देखते हैं उद्योग धंधों में। देखिए, सूक्ष्मजीव का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है। जैसे यीस्ट, यीस्ट क्या है, एक प्रकार का कवक है, फंगस है। इसके उपयोग से डबल रोटी टोस्ट ब्रेड ये सब बनाते हैं। जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग, जैसे दूध से दही बनाना हुआ तो जीवाणु का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है तभी दूध से दही बनता है। सिरका उपयोग, तंबाकू उपयोग, चाय उद्योग आदि तथा चमड़े उद्योग में किया जाता है। इन सब उद्योगों में भी जीवाणुओं का उपयोग होता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग हो जाता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में कुछ सूक्ष्मजीव का उपयोग अनुवांशिक अभियांत्रिकी में भी हो रहा है, जैसे इसेरिया कोलाई यीस्ट आदि। आगे देखते हैं अगला बिंदु, हानिकारक सूक्ष्मजीवों के प्रभाव। अब देखिए हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या क्या होते हैं जिनसे हमें दिक्कत होती है, हमारे लिए जो नुकसानदायक हैं। चलिए, सूक्ष्मजीवों द्वारा मनुष्यों जंतुओं और पेड़ पौधों में अनेक रोग होते हैं। जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि रोग होते हैं। दाद नामक रोग ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। जंतुओं में अनेक रोग जैसे भेड़ का एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। अब देखिए ये सब जो नाम है, दांत कैसे होता है,
ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है। जो हम इंसानों में दाद होता है ना, दाद एक तरह का रोग, तो उसके लिए ये दो प्रकार के कवक कारण होते हैं, वो इन्हीं दोनों के कारण होता है। अब जंतुओं में जो अनेक रोग होते हैं, जैसे भेड़ का एंथ्रेक्स, भेड़ में जो एंथ्रेक्स रोग होता है वो किस से होता है, वो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से। आगे देखते हैं, पौधों में अनेक रोग, जैसे नींबू का कैंकर रोग, ये अभी ऊपर हमने पढ़ा, जो नींबू का कैंकर रोग है जैंथोमोनास नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तथा आलू की पछेता अंगमारी नामक रोग फाइटोफथोर इन्फेस्टैंस नामक कवक द्वारा होता है। गेहूं का काला स्तंभ किट पक्सीनिया नामक कवक द्वारा होता है। अब ये सारे जो क्या हैं, सूक्ष्मजीव ही हैं, लेकिन ये सारे सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि कवक रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार क्लाइस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्लाइस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव या जीवाणु जैसे थायोबेसिलस डिनास्ट्रीफिकेंस नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है, उर्वरता कम हो जाती है। ठीक, ये कम लिखा है, उर्वरता कम हो जाती है। तो उर्वरता कम करने के लिए ये जीव सूक्ष्म जीव वहाँ उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं। अब देखिए, ये देखिए, इसी प्रकार कुछ सूक्ष्मजीव इमारती लकड़ी पर उगकर उसे नष्ट कर देते हैं, जैसे पालीपोरस। पालीपोरस नाम का कवक है एक, जो लकड़ी के कटे हुए भाग पर उग करके उसे सड़ा देता है। अगला बिंदु देखते हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। अब सूक्ष्म जीव के जो प्रभाव हैं उनसे बचाव हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ हद तक तो हम बचाव कर ही सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे क्या होता है, रोटी रोटी पे फफूंद लग जाती है तो वो रोटी हमारे लिए बेकार हो जाती है, सड़ जाती है, हम उसे नहीं खा सकते। ठीक, दूध दूध में भी अगर दूध फट गया तो फिर वो हमारे पीने लायक नहीं रहता। ठीक, देखा होगा आप लोगों ने, जो चमड़े के सामान होते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी नमी की जगह पे होते हैं तो उस पर सफ़ेद रंग का कुछ फफूंद जैसा आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब से बचाव कैसे होगा इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, अब उसके लिए ये देखिए पहला बिंदु दिया है, फैब्रिक तथा चमड़े के सामान का बचाव कैसे करेंगे। फैब्रिक तथा चमड़े के सामान का क्षरण सूक्ष्म जीवों द्वारा ना हो सके, इसके लिए इनका उचित संग्रह आवश्यक है। चमड़े को टैनिंग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में चमड़े पर लगे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, यानी चमड़े के जूते को अगर हम धूप में रख दें तो उस पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला देखते हैं, टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु पेंट करके। टिम्बर मतलब क्या होता है, इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी को ही टिम्बर कहते हैं। तो टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए पेंट करना आवश्यक है। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कुर्सी उर्सी बनाते हैं, जो बढ़ई होते हैं या कारपेंटर होता है, वो क्या करता है, उस पर कीटनाशक दवाई लगाता है, उसके बाद फिर उसको पेंट करता है, ताकि सूक्ष्म जीव से वो बचा रहे और कीटों से भी बचा रहे। अब इसके लिए देखिए, कुछ कीटनाशक दवाएं भी होती हैं, जैसे गमक्सीन आदि का छिड़काव भी करके हम ये काम कर सकते हैं। अगला देखते हैं, भोजन को रेफ्रिजरेटर स्टेरिलाइजेशन द्वारा सुरक्षित रखना। देखिए, जैसे
आपने देखा कि रोटी में फफूंद लग जाता है या सब्जी जो होती है उसमें फफूंद लग जाता है तो ख़राब होने लगता है एक ही दिन में। तो क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है हमारा, हम उसका इस्तेमाल करके हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। रोटी हो गया, सब्जी हो गया, उसको हम फ्रिज के अंदर अगर रख देते हैं तो वो कुछ दिनों तक हमारा सुरक्षित हो जाता है, उसमें फफूंद नहीं लगती। ऐसे ही दूध होता है, ठीक। तो दूध जो होता है, जो पैकेट के दूध आते हैं ना, अमूल अमूल के, जो अमूल कंपनी है उसकी दूध आती है ना, तो उसके जो दूध आते हैं वो तो हम जाके दुकान से खरीद लेते हैं। लेकिन क्या होता है, वो पाश्चुरीकरण एक विधि है, उसके द्वारा उन दूधों को कंपनी जो है अमूल कंपनी, दूध को उस पैकेट में पाश्चुरीकरण विधि द्वारा पैक करती है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो दूध हम कई दिनों तक शुद्ध रख सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं, अगर उस तरीके से हम उसकी पैकिंग करें। तो ये सब तरीके हैं, उसी को स्टरलाइजेशन कहते हैं। पाश्चुरीकरण विधि का मतलब हो गया एक तरह से स्टरलाइजेशन। और रेफ्रिजरेटर में जो रखते हैं वो, जहाँ सामान्यतः 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो तापमान होता है, उस तापमान पे हम अपना खाने का पदार्थ रखते हैं और वो कुछ दिनों के तक सुरक्षित रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, गाय भैंस का दूध दूहने के बाद उसे उबाला जाता है। आपने देखा होगा ना, दूध जब दूध वाला दे के जाता है तो उसको घर वाले उबालते हैं। यदि दूध को उबाला नहीं जाए तो क्या होगा, दूध खराब हो जाएगा। देखिए, स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीव से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते। फ्रिज एक उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों की उपपचाई क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ये है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने पाश्चुरीकरण या स्टरलाइजेशन नामक विधि का इजाद किया, जिससे हम किसी पदार्थ, खासतौर से दूध को कुछ दिनों तक शुद्ध रख सकते हैं अगर हम इस तरह से उसकी पैकिंग करते हैं। देखिए ये क्या है, लुई पाश्चर 1866, इन्होंने 1866 में इसकी खोज की थी, ने दूध में किण्वन रोकने के लिए पाश्चुरीकरण विधि का पता लगाया। इस विधि में दूध का विसंक्रमण या स्टेरिलाइजेशन करते हैं। लो टेम्परेचर होल्डिंग, जिसको LTH बोलते हैं, विधि से दूध को 145 फ़ारेनहाइट या 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम विधि में दूध को 161 फ़ारेनहाइट या 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड गर्म करते हैं। इस विधि से सभी हानिकारक तथा रोग कारक जीवाणु या विषाणु मृत हो जाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा पाश्चुरीकरण विधि। अब आगे देखते हैं भोज्य पदार्थों को उबाल कर। एक तरीका ये भी है। इसमें क्या है, डिब्बे में भरने से पहले खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा 15 पाउंड दाब तथा 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 126 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 12 से 19 मिनट तक गर्म करते हैं, जिसे जीवाणु और उनके अंतःबीजाणु पूर्णतः मृत हो जाते हैं। एक तरीका ये भी है, इसीलिए खाने को हम बार बार, दूध को जो है ना, दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार उबाल कर हम रखते हैं, या फिर एकदम फ्रिज में रख देते हैं कि काफ़ी देर तक ठंडा ही रहता है। देखिए अगला, पुस्तकों तथा वस्त्रादि में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके।
देखिए पुस्तक और कागज़ वागज़ हो गए या कपड़े हो गए, उनमें कैसे उपयोग करेंगे कीटनाशक का? तो इनमें कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके उन्हें सुरक्षित रखते हैं। सूर्य के प्रकाश में पुस्तकें, वस्त्र आदि सामानों को रखने पर इन वस्तुओं पर लगे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। गर्म ऊनी कपड़ों को कीटों से सुरक्षित रखने हेतु नेफ्थलीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें जैसे नेफ्थलीन या जिसे फुनैन की गोली कहते हैं। कीटनाशक दवाओं जैसे गैमेक्सिन को उस स्थान पर डालने से वस्तुओं को कीट संक्रमण से बचाया जा सकता है। गैमेक्सिन का छिड़काव भी करके हम वस्तुओं को कीट संक्रमण से बचा सकते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी जानते हैं। पहला बिंदु, अचार में नमक मिलाकर रखने से नमक संरक्षक का कार्य करता है। इसके द्वारा उत्पन्न माध्यम में एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं जो सामान्य तापक्रम में भोजन विखंडित कर देते हैं। अगला देखते हैं, जैम, जेली व शरबत जिन बर्तनों में सुरक्षित रखे जाते हैं उनको जीवाणु रहित या विसंक्रमित किया जाता है। यानी जो डिब्बे में सब पैक होके आते हैं ना, जैम आता है किसी डिब्बे में, शरबत भी आता है, रूह अफ़ज़ा ये ऐसे शरबत आते हैं ना डिब्बे में, तो वो विसंक्रमित किया जाता है, उनको स्टरलाइज किया जाता है, तब उनकी पैकिंग होती है। इसके लिए बर्तनों को निश्चित समय के लिए पानी में खौलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सामग्रियों में सोडियम मेटा बाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है जो परिरक्षक का कार्य करती है। अगला, सास चटनी एसिटिक अम्ल परिरक्षक का कार्य करती हैं। जो सास, चटनी, अचार ये सब होते हैं ना, उसमें क्या होता है, परिरक्षक का कार्य करता है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। अचार का अम्ल किसे कहा जाता है? एसिटिक अम्ल को। तो जो एसिटिक एसिड होता है वो परिरक्षक का कार्य करता है। दूषित जल व भोजन हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए स्वच्छ जल या ताज़ा भोजन या उचित ढंग से संग्रहित किए गए भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए, वरना हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हमारे लिए वो हानिकारक होता है अगर हम स्वच्छ भोजन शुद्ध भोजन नहीं करेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां। देखिए बीमारियां सूक्ष्म जीवों से बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मनुष्यों में भी रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों से, पौधों में भी होते हैं, जंतुओं में भी होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनसे रोग भी होते हैं, हमें कुछ फ़ायदे हैं तो बीमारियां भी ये फैलाते हैं, इसलिए ये कुछ नुकसान भी है हमारा। तो जो सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। यानी जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कैसे कैसे प्रवेश करते हैं मनुष्यों में? सांस जो हम लेते हैं तो श्वसन क्रिया के द्वारा भी प्रवेश हो जाते हैं, या जो पानी हम पीते हैं पेयजल में भी के द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश हो जाते हैं, या जो हम भोजन करते हैं उसके द्वारा भी हमारे मुख के रास्ते से वो हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव प्रवेश कर जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा, इस वक्त आज जो समय चल रहा है कोरोना वायरस का समय है, कोविड-19 जो वायरस है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको मास्क लगाना पड़ रहा है। मास्क लगाना ज़रूरी क्यों है? मास्क लगाना ज़रूरी इसलिए है कि श्वसन क्रिया, सांस लेते वक्त कहीं कोविड-19 वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोविड-19 एक तरह से छुआछूत की बीमारी है, ये हवा के संक्रमण द्वारा भी, हवा के संचार से भी फैल रहा है, समझ लीजिए छूने से भी फैल रहा है। ठीक, तो इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हाथों को, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो हाथ को ज़रूर धोइए साबुन से अच्छे से, क्योंकि ये छूने से भी फैलता है कोरोना वायरस। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। तो ये सब क्या है? कोरोना वायरस एक सूक्ष्म जीव है, और सूक्ष्म जीव
ये जीव तो हर तरह से फैलता है, सांस से, हवा में भी फैलता है। हवा में है अगर तो सांस से फैल जाएगा। हवा में होने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उसको कोरोना वायरस है, कोविड-19 वायरस से वो संक्रमित है। अब उसको छींक आ गई, उसने छींक दिया, या उसको खांसी आ गई, उसने खांस दिया। तो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं वो। तो और जो हम छींकते हैं तो हमारे नाक से, हमारे खांसते हैं तो हमारे मुंह से जो द्रव की मात्रा होती है, बहुत सूक्ष्म द्रव की मात्रा भी दूर तक उड़ के जाती है। तो अगर कोई सामने खड़ा है तो उसके पास भी जाएगी। तो अगर उसके पास तक पहुंच गई तो इसका मतलब कोरोना वायरस उसके शरीर तक पहुंच गया। और शरीर तक पहुंच गया तो हवा में होने के कारण जैसे ही वो सांस लेगा तो उसके नाक के रास्ते से वो उसके शरीर में चला जाएगा। तो इसलिए हमें मास्क लगाना ज़रूरी है और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो हो गया बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं और कई सारी बीमारियां फैलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, देखिए जो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, देखिए यहाँ पे, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन एवं संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संक्रमणीय रोग कहते हैं। जैसे देखिए, अब कोरोना वायरस है तो ये क्या है, संक्रमणीय रोग है, क्योंकि ये हवा से भी फैलता है, जल से भी फैलता है, भोजन से भी फैलता है, किसी दूसरे के संपर्क में आने से भी फैलता है, इसलिए इसको संक्रमणीय रोग कहेंगे। ठीक। और देखिए और भी ऐसे ही रोग, ऐसे कई संक्रमणीय रोग हैं, उदाहरण के लिए सामान्य सर्दी, जुकाम, क्षय रोग आदि। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले जो रोग हैं उनके लिए एक तालिका बना के दी गई है। ये देखिए तालिका, इसमें मानव के जो रोग हैं वो यहाँ नीचे लिखे गए हैं। रोगों के जो कारक हैं सूक्ष्म जीव में कौन सा जीव, किस प्रजाति का जीव है उसका कारक, संचरण का तरीका क्या है और बचाव के उपाय। तो ये सारी चीज़ लिखी हैं, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, या इस इन रोगों के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग वैसे इस वीडियो में ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब आगे देखते हैं हम। देखिए, डेंगू एक प्रकार का रोग है। कैसे होता है, ऊपर तो तालिका दी थी, तालिका में सब लिखा था। अब यहाँ हम पढ़ते हैं कैसे होता है और क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, डेंगू विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू रोग के विषाणु डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य में टाइगर मच्छर या एंडीज एजिप्टी, टाइगर मच्छर को ही एंडीज एजिप्टी कहते हैं, के काटने से पहुंचते हैं। टाइगर मच्छर वाहक का कार्य करता है। यह मच्छर दिन में काटता है। डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति में तीव्र ज्वर, सर्दी, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द होता है, शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं। कभी कभी तीव्र ज्वर के साथ नाक, कान या मुख से रक्तस्राव भी होने लगता है। तो जो डेंगू के विषाणु होते हैं, डेंगू रोग जो विषाणु से फैलता है, इसके जो वाहक होते हैं टाइगर मच्छर होता है, एंडीज एजिप्टी मच्छर इसके वाहक होते हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, अगर कोई डेंगू से पीड़ित है तो सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, तीव्र ज्वर मतलब बुखार, बहुत तेज बुखार होगा उसको, शरीर पे उसके चकत्ते निकल आएंगे। तो ये सब क्या है उसके क्या कहा जाता है, जिससे हमें ये पता चले कि हाँ उसको डेंगू है। आगे देखते हैं। डेंगू में पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए तथा कुशल चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए, यानी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए अगर आपको ऐसे कोई लक्षण हैं। ये लक्षण हमको बताते हैं कि हाँ इस तरह हमको डेंगू हो सकता है या किसी को भी डेंगू हो सकता है, तो उसके लिए डॉक्टर से ज़रूर इलाज कराना चाहिए और आराम करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी टाइगर मच्छर या एंडीज एजिप्टी के काटने से विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। यानी एंडीज एजिप्टी के काटने से दो तरह के रोग होते हैं, क्या, एक डेंगू और एक
चिकनगुनिया। चलिए आगे देखते हैं। यह रोग रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। मतलब देखिए ये फैलता कैसे, मान लीजिए किसी कोई रोगी है, उसको डेंगू है। अब उस डेंगू वाले आदमी को एक मच्छर ने काटा, वो एंडीज एजिप्टी मच्छर होगा, ठीक। वो काटा तो हालांकि बहुत सारे मच्छर काटेंगे, लेकिन जो डेंगू के विषाणु को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाले मच्छर होते हैं, वो टाइगर मच्छर होते हैं। तो उसने रोगी को काटा जिसको डेंगू है। अब वो वहाँ से उड़ा और किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर पर बैठकर उसको काट लिया। तो जैसे ही वो स्वस्थ मनुष्य के शरीर पर बैठकर उसको काटेगा, तो डेंगू के जो विषाणु होंगे वो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में चले जाएंगे, और जिससे उसको भी डेंगू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति में तीव्र बुखार तथा जोड़ों में दर्द होता है। कभी कभी जोड़ों में सूजन भी हो सकती है। ये देखिए, ये इसके लक्षण हैं, चिकनगुनिया के लक्षण हैं। ये सब हमको ध्यान में रखना चाहिए। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए तथा डॉक्टर की सलाह से उपचार करना चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं, मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने कि जो मलेरिया है वो किससे फैलता है, एक प्रकार के प्रोटोजोआ से फैलता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इस रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। मतलब इसके जो विषाणु मतलब ये जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम को रोगी से निकाल कर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचाने का काम जो करती है उसका नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक। जब मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटती है तो रोगी व्यक्ति के रक्त के साथ प्लाज्मोडियम भी मच्छर के शरीर में आ जाता है। जब यह मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो प्लाज्मोडियम को स्वस्थ मनुष्य में पहुंचा देती है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को जूड़ी के साथ बुखार आता है, यानी उसको ठंडी बहुत लगेगा और साथ साथ बुखार भी आएगा। रोगी को तुरंत चिकित्सक की देखरेख में उपचार कराना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। देखिए अब इसके लिए एक तालिका नीचे दी गई है, ये देखिए, ये तालिका आप लोग पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ रोगों का नाम लिखा है और ये सूक्ष्म जीव, यानी किस सूक्ष्म जीव के द्वारा ये रोग किसमें होता है। तो ये तालिका भी आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद एक वीडियो हम, जो ये एक तालिका ऊपर है एक तालिका नीचे है, ये इन तालिका को लेके एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए देखिए संक्रमण के तरीके। देखिए संक्रमण के तरीके तो अभी आपको ऊपर बताया हमने, वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा और खाने द्वारा। अब पौधों में क्या है, पौधों में होगा मिट्टी के द्वारा। देखिए वायु के द्वारा कैसे होगा, सर्दी जुकाम होता ना, वायु के द्वारा ही तो होता है। मतलब हवा में जो कुछ सूक्ष्मजीव उड़ते रहते हैं और उसी के कारण दूसरे को हो जाता है। जैसे देखिए सर्दी जुकाम अथवा इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को जुकाम कैसे हो जाता है। देखिए कैसे होता है। जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को छींक के साथ पानी जैसे द्रव की अत्यंत सूक्ष्म बूंदें वायु में फैल जाती हैं। जैसे कोई किसी को जुकाम है, उसने छींका तो द्रव की, उसके नाक से जो द्रव निकलेंगे उसकी सूक्ष्म बूंदें होती हैं, वो बहुत दूर तक हवा में फैल जाती हैं। इसके साथ जुकाम रोग के लाखों विषाणु हवा में फैल जाते हैं। तो उन बूंदों के साथ साथ जो विषाणु होते हैं वो भी हवा में फैल जाते हैं और सांस के साथ या दूसरे व्यक्ति के शरीर में घुस जाते हैं और पहुंच जाते हैं। जब दूसरा व्यक्ति सांस लेता है तो उसकी नाक के रास्ते से वो उसके शरीर में चले जाते हैं। तो ये होता है वायु द्वारा संक्रमण। और जो कोरोना वायरस है वो वायु द्वारा भी
फैलता है, इसीलिए मास्क लगाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। दूषित जल द्वारा मनुष्य में कई संक्रामक रोग दूषित जल पीने से होते हैं, जैसे हैजा ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं, और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति अनजाने में दूषित जल पीता है तो वह रोगग्रस्त हो जाता है। मिट्टी द्वारा प्रोटोजोआ की कई जातियां जो मिट्टी में पाई जाती हैं, वहां उगने वाली सब्जियों के साथ मनुष्य तक पहुंचती हैं और संक्रमित करती हैं। बच्चों के गंदी मिट्टी में खेलने के कारण सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से फोड़े फुंसी, पेट का केचुआ तथा पिनक्रीम का संक्रमण होता है। तो मिट्टी में जो कीटाणु पाए जाते हैं उनसे भी होता है संक्रमण। संक्रमित व्यक्ति द्वारा, अब कोई व्यक्ति पहले से ही संक्रमित है, जैसे अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है और उसके सामने कोई स्वस्थ व्यक्ति खड़ा है, तो उससे भी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण या रोग फैल सकता है। देखिए, जब एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनाफ्लीज मच्छर जो मलेरिया के रोगाणुओं की वाहक है, मलेरिया के रोगाणु कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम, ठीक। यानी जो एनाफ्लीज मच्छर है वो क्या है? वो बस एक गाड़ी है और उस गाड़ी में प्लाज्मोडियम भर लेती है और जाके दूसरे के घर पे छोड़ आती है। यही काम करती है मादा एनाफ्लीज। हाँ, तो मादा एनाफ्लीज काटती है तो स्वस्थ व्यक्ति मलेरिया के रोगाणु से संक्रमित हो जाता है। इस प्रकार डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर भी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। डेंगू व चिकनगुनिया एंडीज मच्छर के काटने से या टाइगर मच्छर के काटने से तथा जापानीज मस्तिष्क ज्वर मादा क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है। देखिए, किसी व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा देखा है आपने? जो ये रोग होता है, यह एक रोग है जिसे फील पांव या फाइलेरिया के नाम से जाना जाता है। यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। यानी मस्तिष्क ज्वर और फील पांव या फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये होता है संक्रमण। व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा जो संक्रमण फैलता है वो ऐसे होता है। देखिए, अब अगला बिंदु देखते हैं, रोगों से बचाव। बचाव कैसे कैसे करेंगे? देखिए, पहला बिंदु यहाँ देखते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर को जेई कहते हैं शॉर्ट में, और पूरा जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। एवं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES, यानी जेई को AES भी कहते हैं, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करके गड्ढों, खेतों में नमी की खली का प्रयोग करके, पहली बात तो कहीं पानी नहीं इकट्ठा होने देना है। पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको सफाई करते रहना है, पानी रुकने नहीं देना है। अगर बहता हुआ पानी है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं गड्ढे में पानी रुका हुआ है तो वहाँ मच्छर के पैदा होने की आशंका ज़्यादा होती है। शरीर को अधिक से अधिक ढका रखें। जहाँ मच्छर अधिक हों वहाँ पे तो ज़रूर ढकना चाहिए, और आसपास गंदगी नहीं इकट्ठा होने देनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, शुद्ध जल का प्रयोग करके या रोगवाहक मक्खी मच्छर, यानी जो रोगवाहक मक्खी मच्छर होते हैं से बचाव और स्वच्छता की आदत को अपना करके हम हैजा, अमातिसार, पेचिस, पीलिया आदि रोग से ग्रसित होने से बच सकते हैं। अगला देखते हैं, बरसात के मौसम में संक्रामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम बरसात के मौसम में बीमार पड़ते हैं और चिकित्सक के पास इलाज के लिए जाते हैं तो दवाओं के साथ चिकित्सक हमें पानी उबालकर पीने के लिए कहता है। यह भी सलाह दी जाती है कि पानी के बर्तनों
को ढककर व उससे पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले डोबक का प्रयोग करें। उबालने से पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और रोग संभावना कम हो जाती है। तो उबाले पानी को क्यों पिया जाता है? क्योंकि उससे जो उसमें सूक्ष्मजीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उससे जो रोग होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। अगला देखते हैं। इसी तरह आपने देखा कि बरसात के समय कीड़े मकोड़े की संख्या में वृद्धि होता है। साथ ही धान के खेत, गड्ढे, तालाब आदि में मच्छरों के लार्वा पनपते हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी का संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमको आसपास की सफाई जरूर रखनी है, ये हमको जरूर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर लोगों का मुंह पर रुमाल रखना आदि एक वातावरणीय स्वच्छता है। जैसे खुले में वातावरणीय स्वच्छता जैसे खुले में ना करें आदि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक, मतलब कि खुले में हमको कोई गंदगी नहीं करनी है, साफ सफाई का पूर्णतया ध्यान रखना है, अपने शारीरिक सफाई का भी, अपने आस पड़ोस की सफाई का भी, वातावरण की सफाई का भी, हर चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। वरना गंदगी से कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर आदि पैदा होंगे जो रोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर मच्छर मक्खी पैदा होंगे ज़्यादा तो हमारे बीमार होने की आशंका अधिक हो जाएगी। चलिए, अब एक तरीका है टीकाकरण। टीकाकरण भी से क्या होता है? टीकाकरण भी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है या रोगों से बचाव का एक तरीका है। देखिए, टीकाकरण रोगों से बचाव की एक विधि है। जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर का रक्त प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यानी हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाती हैं और उस रोगाणु को नष्ट कर देती हैं। क्या होता है? देखिए, जो पोलियो होता है, पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। तो पोलियो के जो वायरस होते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। तो जो पोलियो का ड्रॉप होता है, उस ड्रॉप को पोलियो के विषाणु से ही बनाया जाता है। उसमें पोलियो का कमज़ोर विषाणु होता है, उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो शरीर पे हमारे कोई असर ना कर पाए। तो पोलियो का जो विषाणु है उसको कमज़ोर कर दिया जाता है और उसको ड्रॉप के रूप में बदल कर सब जो होता है ये पिलाया जाता है। तो जब ये हमारे शरीर में जाता है तो हमारा शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो उस पोलियो के विषाणु से लड़ने के लिए ऑटोमेटिक हमारा शरीर वो दवा बना लेता है। ठीक, क्यों बना लेता है? दरअसल जो पोलियो का विषाणु होता है वो उस वक्त बहुत कमज़ोर होता है और हमारा शरीर उस हिसाब से वो दवा बना लेता है। तो जब दवा बना लिया और हमारे शरीर ने एक बार जो दवा बना ली जिस वायरस से लड़ने के लिए, फिर वो वायरस बाद में कितनी बार भी अटैक करे हमारे शरीर पे, लेकिन वो फिर दोबारा अटैक नहीं कर पाएगा। हमारा शरीर हमारे जो प्रतिरक्षी दवा बनाता है, जो वाइट ब्लड सेल होता है हमारा, वो ऑटोमेटिक ऐसी दवा बना के हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है कि फिर उसी प्रकार का वायरस उस पे हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। तो ये भी एक तरीका है रोगों से लड़ने का। अब यह प्रतिरक्षता हमारे शरीर में सदा बनी रहती है और रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। टीका द्वारा रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि रोगों को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। राष्ट्रीय टीकाकरण समय सारणी देखिए, अब ये जो
नीचे तालिका दी है, ये जो तालिका बनी है ना, ये राष्ट्रीय टीकाकरण की एक सारणी है। अब इस सारणी में देखिए यहाँ उम्र दिया है कि किस उम्र में या किस किस उम्र में आपको टीका लगेगा, कितने कितने साल में आपको टीका लगेगा या कितने सप्ताह में आपको टीका लगेगा। ये हमेशा नहीं लगवाना पड़ता, इसका एक बस ये फिक्स होता है कि एक जन्म के समय लगेगा, फिर 6 हफ्ते बाद, फिर 10 हफ्ते बाद, फिर 1 माह बाद, ऐसे ये फिक्स होता है, ठीक, निर्धारित होता है, उसी उसी समय लगता है। तो यहाँ देखिए उम्र दिया है, यहाँ पे वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन लगेगा ये दिया है, ठीक। तो इस तालिका में जो दिया है ये आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इस तालिका को लेके भी हम अगली वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरे डिटेल में इसकी बातें हम करेंगे। तो अभी के लिए ये तालिका आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक इनोकुलेशन से संक्रमण की रोकथाम। अब देखिए इसमें क्या होता है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि प्रतिजैविक औषधियाँ शरीर में रोगजनक सूक्ष्मजीवों के संक्रमण को रोकती हैं। पादप रोगों से बचाव के लिए कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। तो ये 2 बहुत मुख्य चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं। जंतुओं की भांति पेड़ पौधों की विशिष्ट प्रकार की विषाणु, जीवाणु, फफूंद आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों से ग्रसित होते हैं। अब ये इसकी जानकारी ऊपर वाली तालिका में है, जिसकी बात हम अगली वीडियो में पूरे डिटेल में करेंगे। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए पौधों के बीजों को बुआई से पहले कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी दवाओं से उपचारित करते हैं। इससे ये रोगमुक्त हो जाते हैं और अच्छी फसलें पैदा होती हैं। चलिए देखिए कुछ और भी जानते हैं ज़रूरी चीज़ें। पादपों मतलब पेड़ पौधे को रोग मुक्त करने के लिए तरह तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड को इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रेडेंटिसाइड तथा फंजीसाइड में विभक्त किया गया है। DDT, BHC, मिथाइल पैराथायोन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रीन और क्लोरिडीन आदि रासायनिक कीटनाशक कहलाते हैं। ये सब जो हैं क्या है, रासायनिक कीटनाशक हैं। कुछ रासायन खरपतवार को नष्ट करने के काम आते हैं, जैसे 2 और 4D। कुछ पीड़क जंतु जैसे चूहे और टिड्डियों को मारते हैं, जैसे नार्विसाइड। कुछ फफूंद नाशी, फंजाइसाइड, जिनको फंजीसाइड बोलते हैं, फंजीसाइड या फंगस, इसी को फंगस से ही फंजी बना है, से फफूंद का नाश होता है, जैसे ओफेनॉल, कैप्टन आदि। किंतु अधिक मात्रा में इनके निरंतर प्रयोग से समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ये विषैले पदार्थ हैं, अतः इनका प्रयोग निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं करना चाहिए। अब देखिए अगला बिंदु है एड्स। क्या होता है, AIDS, एड्स। देखिए एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह रोग HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। अब कोई पूछता है अगर कि एड्स किस वायरस से होता है, तो क्या बताएंगे हम, HIV वायरस। अब HIV वायरस का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और कोई पूछता है कि एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। चलिए, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की रोग से लड़ने की शक्ति या प्रतिरक्षा तंत्र जिसको कहते हैं कमज़ोर हो जाती है।
यानी रोगों से लड़ने की शक्ति कमज़ोर हो खत्म हो जाती खत्म होने लगती है। इस रोग का विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोग से भी अपना बचाव नहीं कर पाता और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स को रेड रिबन द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी जो इसका चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, ठीक, रेड रिबन से बनाते हैं इसको। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV धनात्मक कहते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं H, जिसको जो एड्स से पीड़ित होगा उसको कहेंगे HIV पॉजिटिव, ठीक। अब एड्स के लक्षण क्या हैं देखिए। एड्स के रोगी के निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं: भूख न लगना, वजन में कमी, ज्वार, त्वचा पर ददोरे, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में निमोनिया तथा त्वचा कैंसर होना ज़्यादा होता है। तो ये इसके लक्षण थे। देखिए, एड्स के कारण तथा रोकथाम। अब इसके कारण क्या है, रोकथाम कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि एड्स एक तरह की लाइलाज बीमारी है, इसका कोई दवा नहीं बना है। इस जैसे अभी के लिए कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है, वैसे ही एड्स की भी कोई दवा नहीं है। तो अच्छा यही है कि हम इससे बचाव करें ताकि ये हमें हो ही ना। चलिए तो देखते हैं। HIV नामक विषाणु के शरीर में पहुंचने से मनुष्य एड्स से पीड़ित हो जाता है। एड्स एक खतरनाक, जानलेवा तथा लाइलाज रोग है। लाइलाज मतलब जिसका इलाज है ही नहीं, दवा ही नहीं बनी इसकी। शरीर में एड्स विषाणु के प्रवेश करने से शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इससे शरीर रोगों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। इस रोग के विषाणु संक्रमित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्ति में कई तरीकों से पहुंच जाते हैं। इनमें से मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, रक्त आधान से संक्रमित व्यक्ति के रुधिर को स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा देना तथा संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया रेजर ब्लेड या इंजेक्शन के उपयोग से भी यह रोग फैलता है। यह बीमारी संक्रमित माताओं से बच्चों में भी हो सकता है। एड्स से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। अब एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए, एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये साफ साफ है, अच्छे से याद समझ लीजिए। एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है। एड्स फैलने के यही कुछ तरीके हैं: एक, असुरक्षित यौन संबंध, रक्त, किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी को चढ़ा देना, या किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया रेजर ब्लेड या इंजेक्शन का उपयोग कोई स्वस्थ व्यक्ति कर ले तो ही एड्स होने का खतरा होता है, या किसी माता से बच्चों को एड्स होने का खतरा हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे एड्स फैलता है, और एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इनसे बचाव का तरीका। देखिए, पहला, इंजेक्शन लगाने में विसंक्रमित सफाई नई सुई एवं सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, कोशिश यही करना चाहिए कि अगर सुई लगवाना है या लगाना है तो हमेशा नई सिरिंज का ही उपयोग करना चाहिए। पूरी की पूरी नई सिरिंज होनी चाहिए। रक्त आधान से पूर्व रक्त की जांच भलीभांति अनिवार्य रूप से करा लेना चाहिए। मतलब रक्त की अच्छे से जांच, अगर किसी दूसरे को रक्त आप चढ़वा रहे हैं या चढ़ा रहे हैं, चढ़ाने के लिए देने जा रहे हैं, तो रक्त की जांच अच्छे से होनी चाहिए। खासतौर से HIV जांच तो होनी ही चाहिए। नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। रेज़र ब्लेड का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए, और जिस रेज़र या ब्लेड का उपयोग आप कर रहे हैं तो उस रेज़र और ब्लेड का उपयोग आप ही करें, आप किसी और को मत दें वो ब्लेड। एड्स कारणों से बचकर ही हम एड्स से सुरक्षित हो पाएंगे। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है, तो हमको बचाव ही करना है। देखिए, एड्स इससे नहीं फैलता। अब ये जान लीजिए एड्स कैसे नहीं फैलता, ये ज़्यादा ज़रूरी है।
देखिए, एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उपयोग करने से नहीं फैलता, जैसे टेलीफोन, टाइपराइटर, किताब आदि कलम का प्रयोग करने से नहीं फैलेगा। एड्स जिसको है उसके साथ खाना खाने से भी नहीं फैलेगा। ठीक, चलिए, हाथ मिलाना, छूना, साथ उठना बैठना, आसपास खड़े होना, एक दूसरे के कपड़ों को पहनने से एड्स नहीं होता। एक ही कार्यालय, कारखाने आदि में साथ साथ काम करने से या उपकरणों को मिलकर प्रयोग करने से एड्स नहीं फैलता। अगला, साथ साथ खाने पीने तथा एक प्लेट में खाने से, गिलास तथा अन्य बर्तनों को मिलाकर प्रयोग करने से भी एड्स नहीं फैलता है। खांसने, छींकने, हवा आदि से नहीं फैलता, यानी एड्स संक्रामक रोग नहीं है। ठीक, क्योंकि ये छुआछूत से या हवा में या छूने से नहीं फैलता, इसलिए इसको संक्रामक रोग नहीं कह सकते, संक्रमणीय रोग नहीं कह सकते। कीट पतंगों के काटने से, जैसे मक्खी, मच्छर, जूं तथा खटमल आदि से एड्स नहीं फैलता। मतलब मच्छरों के काटने से भी, किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद अगर मच्छर किसी और को, स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो भी इससे एड्स नहीं फैलता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस कहते हैं। बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ। सबसे पहले एड्स का वायरस कहाँ मिला? बंदरों में मिला, और उसके बाद ही मनुष्यों में यह रोग फैला। एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। यानी अगर कोई पूछता है कि किस परीक्षण, कौन सा परीक्षण करते हैं हम एड्स का वायरस या एड्स की जानकारी के लिए, तो एलिसा कहेंगे हम। चलिए अब हम देखते हैं इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। देखिए, पहला, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। विषाणुओं द्वारा मनुष्य में चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जैसे रोग हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 समूहों में बांटा गया है। पहला, जीवाणु या बैक्टीरिया, विषाणु या वायरस, प्रोटोजोआ, कवक या फंगस या फफूंद, और आखिरी शैवाल या एल्गी। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है। पेंसिलियम नामक कवक से पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। जैंथोमोनास नामक जीवाणु से नींबू में कैंकर रोग होता है। चलिए, ये तो हमने सीखा इस पाठ में। अब देखिए, इस पाठ का अभ्यास प्रश्न आ गया आप लोगों का। ठीक, तो ये अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। देखिए, पाठ ध्यान से पढ़िएगा, एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा और वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिएगा, तो ये पाठ आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार देखेंगे तो आप लोग को ये चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी। तो ये अभ्यास प्रश्न रहा आप लोगों का, ये आप लोग हल करेंगे। देखिए, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। आप लोग पाठ को अगर अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो ये सारे प्रश्न बहुत आराम से हल हो जाएंगे। सब ये सारे प्रश्न के हल इसी पाठ में हैं, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है, कहीं बाहर से नहीं खोजना है, सब कुछ इसी में है। तो ये पाठ आप लोग का समाप्त हो गया। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस वीडियो को एक बार में ख़त्म करना चाहते हैं या आधे घंटे में या 2 भाग में बांट कर ख़त्म करना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये पाठ आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए, तो ये पाठ आप लोग का समाप्त हो गया। अगला पाठ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।